नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल स्टडी विद कैसू पर। साथियों, आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी विषय की शिक्षण वीडियो के बारे में। आज की इस कक्षा में हम व्याकरण अनुवाद विधि पढ़ेंगे। तो चलिए आज की कक्षा है वो शुरू करते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि को हम भंडारकर विधि के नाम से भी जानते हैं। इस विधि के प्रवर्तक है वो श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे और इस विधि को भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। भंडारकर ने इस विधि का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया था, यानी रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग है वो संस्कृत भाषा में किया था। इस विधि के अनुसार प्रत्येक बालक अपनी मातृभाषा में दक्ष होता है तथा द्वितीय भाषा को उसकी मातृभाषा में अनुदित कर सरलता से सिखाया जा सकता है। यानी बालक जो अपनी मातृभाषा में सीखता है उसी शब्दों को दूसरी भाषा में अनुवाद करके इस विधि के द्वारा है जो दूसरी भाषा है वो बालक को सिखाई जाती है। नेक्स्ट बात करें कि व्याकरण अनुवाद है ये इस श्रेणी का अनिवार्य अंग है। इस विधि में द्वितीय भाषा का शब्दंश अनुवाद बालक की मातृभाषा में किया जाता है तथा द्वितीय भाषा के व्याकरण की तुलना मातृभाषा के व्याकरण से की जाती है। इस विधि में भाषा को बोलने के स्थान पर पढ़ने और लिखने पर अधिक बल दिया जाता है। यानी व्याकरण अनुवाद विधि है वो बोलने के स्थान पर पढ़ने और लिखने पर अधिक बल देती है। द्वितीय भाषा की स्वयं शिक्षण मालाएं भंडारकर विधि पर आधारित होती हैं। यानी दूसरी भाषा की जो भी शिक्षण सामग्री होती है या शिक्षण विधियां होती है वो भंडारकर विधि पर ही आधारित है। नेक्स्ट बात करें कि व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि की कौन कौन से गुण और विशेषताएं हैं। तो व्याकरण अनुवाद विधि का सबसे अच्छा गुण है वह प्राचीन और परंपरागत विधि है। यानी ये सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि में भाषा के स्थान पर भाषाई तत्वों को सिखाने पर अधिक बल दिया जाता है। यह विधि हिंदी भाषी लोगों को हिंदी सिखाने में उपयोगी विधि है। इस विधि की कौन कौन सी सीमाएं? इस विधि में भाषा शिक्षण के स्थान पर भाषा के तत्वों के शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे द्वितीय भाषा को सीखना अत्यंत कठिन होता है। इस विधि में भाषा है वो मौखिक अभ्यास का अभाव होता है। यानी व्याकरण अनुवाद विधि में भाषा के सीखने के लिए मौखिक अभ्यास का है जो अभाव रहता है। इस विधि में भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस विधि से शिक्षण में कक्षा का अधिकांश समय व्याकरण ज्ञान और अनुवाद में ही व्यय हो जाता है। यानी इस विधि के द्वारा भाषा सीखने के लिए जो है समय है उसकी खपत ज्यादा होती है। यह विधि बालक को रटने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं कहलाएगी। भाषा का सही अनुवाद वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। यानी इस विधि का सीधा आशय है कि अगर कोई भी व्यक्ति दोनों भाषाओं में निपुण नहीं है तो वो उस भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं कर पाता है। यह विधि भी एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अगर हम आगे दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी विधि आती है प्रत्यक्ष विधि और इसका अन्य नाम है सम्मात्री विधि, प्राकृतिक विधि, निर्बाध विधि या इसे सुगम विधि के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट नाम रह जाएगा हमारा सुगम विधि। किस विधि को जाना जाता है? वो प्रत्यक्ष विधि को। आगे हम बात करें तो इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग है वो 17वीं सदी में जॉन कैमिनिस ने द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर किसी अन्य विधि को अपनाने की सलाह दी। इसके बाद वोकिल गोयल ने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। यानी सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? वोकिल गोयल ने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया था। इस विधि का प्रयोग व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने के लिए किया गया था। यानी प्रत्यक्ष विधि का जो प्रतिपादन है वोकिल गोयल के द्वारा किया गया और इस विधि का जो प्रतिपादन किया था वो व्याकरण अनुवाद विधि के जो भी दोष है उसको दूर करने के लिए किया गया। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में फ्रांस में अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए किया गया था। यानी प्रत्यक्ष विधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो बालकों को अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए किया गया। इसके अनुकरण से भारत में ये विधि बंगाल में टिपिंग, मुंबई में फ्रेंजर और मद्रास और चेन्नई में यर्ट्स के द्वारा प्रयोग में ली गई थी। यानी भारत में इस विधि का प्रयोग है जो बंगाल में टिपिंग के द्वारा, मुंबई में फ्रेजर के द्वारा और मद्रास और चेन्नई में यर्ट्स के द्वारा प्रयोग किया गया था। इस विधि के अनुसार बालक जिस प्रकार अनुकरण से मातृभाषा सीखता है ठीक उसी प्रकार अनुकरण से द्वितीय भाषा सीख सकता है।
यानी प्रत्यक्ष विधि का सीधा सा फॉर्मूला था कि बालक जिस प्रकार से मातृभाषा सीखता है उसी प्रकार वह अनुकरण करके दूसरी भाषा सीख सकता है। इस विधि में अध्यापक विषय वस्तु को विभिन्न सहायक सामग्री जैसे चित्र आदि दिखा करके द्वितीय भाषा का ज्ञान करवाते थे। साथ ही कक्षा में दिए जाने वाले सभी दिशा निर्देश द्वितीय भाषा में ही दिए जाते थे। इस विधि में वार्तालाप एवं भाषा के मौखिक अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता था, यानी बालकों के मध्य अध्यापक है वो वार्तालाप या संवाद करता था और मौखिक अभिव्यक्ति पर है जो अध्यापक अधिक बल देता था। इस विधि के गुण है कि ये विधि भाषा के मौखिक रूप पर अधिक बल देते हैं, जिससे दूसरी भाषा का सीखना है वो सरल होता है। व्याकरण अनुवाद विधि थी जो पढ़ने पर अधिक बल देती थी, लेकिन ये मौखिक पर बोलने पर अधिक बल देती है। प्रत्यक्ष अनुभव के कारण बालक को रटने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बालक को रटने की आवश्यकता नहीं होती है तो ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। द्वितीय भाषा को सिखाते समय उसी भाषा का प्रयोग करने के कारण भाषा का सीखना सरल होता है, यानी प्रत्यक्ष विधि में जिस भाषा को सिखाते हैं उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। कक्षा का भाषाई परिवेश भाषा सीखना सहज बना देता है। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं करने से द्वितीय भाषा सीखते समय मातृभाषा का अवरोध नहीं रहता, यानी बालक जो भी भाषा सीख रहा है उसमें किसी भी प्रकार का जो अवरोध है नहीं आता। इस विधि की कौन कौन सी सीमाएं, अब चलिए बात करते हैं। इस विधि में लेखन का कार्य अभाव या अति न्यून होता है, यानी लेखन का जो कार्य है वो बहुत ही कम होता है। इस विधि से बालक को सीमित शब्दावली का ज्ञान करवाया जा सकता है। यह विधि मातृभाषा के प्रयोग को प्राय निषिद्ध रखती है। इस विधि से बालक को भाषा का ज्ञान तो करवाया जा सकता है, परंतु व्याकरण और भाषाई तत्वों का ज्ञान नहीं करवाया जा सकता है। यानी प्रत्यक्ष विधि के द्वारा बालक को हम ज्ञान तो करवा सकते हैं, इस विषय वस्तु के बारे में सिखा तो सकते हैं, लेकिन वो व्याकरण और भाषाई तत्वों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज की इस कक्षा में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे द्विभाषी विधि की, जिसके प्रवर्तक थे C.J. डोनाल्डसन। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।